नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर अधिक ध्यान देती है दोस्तों, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत बिना किसी देर के पहले प्रश्न के साथ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया कर कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। कौन सी संस्था जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ऑप्शन ए में दिया कर वित्त मंत्रालय, या नीति आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वित्त मंत्रालय जो है ये राजकोषीय नीति तैयार करती है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी में दिया कर नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग है योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान उस समय जो प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का वही अध्यक्ष होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया करा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी में दिया भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना आरबीआई, जिसे इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है हमारे 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। एक्ट जो है 1934 ईस्वी का था, 1934 था, और 1935 में इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना हमारी 1935 में की गई। उसके बाद में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कहाँ किया गया, कब किया गया, तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1949 ईस्वी को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। दोस्तों, आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये हमारा मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। दोस्तों, अक्सर जितनी सारी बैंक हैं सबका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, ज़्यादातर कहाँ होता है, मुंबई में ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक के नाम से इसको हम जानते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी, इसकी स्थापना हमारी 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों, ऐसा इनमें से कौन सा कार्य है जो आरबीआई काम नहीं करती है। ऑप्शन ए दिया मौद्रिक प्रबंधन, या सरकारी ऋण प्रबंधन, या विदेशी विनिमय प्रबंधन, या ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। तो दोस्तों, ग्राहकों का से जमा स्वीकार करना ये आरबीआई स्वयं नहीं देखती है। ये जो उसकी अन्य शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज जो होती हैं, छोटी छोटी बैंकें हैं, ये उनको जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करती हैं और आरबीआई को सबमिट कर देती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया कर 1985, या 1989, या 1991, या 1993। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है 1991 में जो है आर्थिक उदारीकरण जो है ये हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों 1993 की। दोस्तों, इसमें जो है 1993 से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि दूसरे राज्य के तत्काल नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया समुदाय, या कॉलोनी, या जनपद, या प्रांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण अधीन के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर है कि में प्रत्येक वयस्क नागरिक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। किस में होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया करा है एक तंत्र, या लोकतंत्र, या यहाँ पर ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, प्रजातंत्र होना चाहिए था, प्रजातंत्र, या धर्मतंत्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रजातंत्र में जो है क्या होना चाहिए, प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लोकतंत्र जो है में जो है प्रत्येक वयस्क मताधिकार जो है नागरिक का वोट होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करा कि
भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? चांदी के सिक्कों को रुपया रूप किस में कहा गया है? ऑप्शन है उपनिषद में, या पुराण में, या अर्थशास्त्र में, या भगवत गीता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। अर्थशास्त्र में जो है चांदी के जो है सिक्कों को रुपया रूप कहा गया है। दोस्तों उपनिषदों की बात करते हैं। दोस्तों उपनिषद जो है हमारे जो है कितने हैं? तो दोस्तों 108 उपनिषद हैं। कितने 8 उपनिषद हैं? ये हमारे 108 उपनिषद हैं। और पुराणों की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। बात करते हैं भगवत गीता, तो भगवत गीता जो है ये जो है हमारे जो है देश का प्रमुख जो है एक ग्रंथ है, जो हमारे हिंदू धर्म के लोग इसको बहुत ही अधिक मानते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ करा कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या गठन या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्य के गठन का प्रावधान आर्टिकल किस में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में देकर अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 2 में, या अनुच्छेद 3 में, या अनुच्छेद 4 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कह रहा नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान आर्टिकल हमारा इसमें किया गया, आर्टिकल 2 में किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ? दोस्तों आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है ये इंडिया जो है राज्यों का संघ है। इंडिया जो है राज्यों का, इंडिया अर्थात जो है भारत जो है राज्यों का संघ है। ये हमारा आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 में जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। और जो है आर्टिकल हमारा 3 में दिया है नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना और इनका नाम बदल करके इनका क्षेत्र, इनका एरिया कितना रहेगा, ये हमारा आर्टिकल सी में लिखा हुआ, आर्टिकल 3 में लिखा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? दोस्तों आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन या उसका क्षेत्र परिवर्तन या उसकी सीमा के में परिवर्तन अगर कोई भी होता है तो हमारा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होगा। ये जो हमारा संविधान संशोधन होता है 68 अनुच्छेद के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये नहीं होगा। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा तो ऐसा 368 अनुच्छेद के अंतर्गत परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आर्टिकल जो है 2 में लिखा है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि अगला दिया हुआ प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए ऑप्शन ए लाला लाजपत ने, या राय ने, या सरोजिनी नायडू ने, या भगत सिंह ने जो है, या महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा महात्मा गांधी ने जो है नमक कर तोड़ने के लिए जो है नमक कर तोड़ने के लिए इस यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया गया था। दोस्तों बात करते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ये हमारी कौन है? ये हमारी सरोजिनी नायडू जी हैं। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हुई थी। और बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। दोस्तों ये 1935 ईस्वी में जो है इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत की पहली महिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमारी सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? दोस्तों ये हमारी 1917 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट जी, ये जो है हमारी क्या बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा जगह? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर लाला लाजपत की राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की बात करते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर जो एक साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों, इसके विरोध में लाला लाजपत राय जी ने जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। दोस्तों इसी में लाला लाजपत राय के ऊपर जो है कुछ पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडों की बरसात हो रही थी। इसी में जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए और इनके अंत में जो है इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ अगर हमारा निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य है पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया कानून के समक्ष समता रखना। कानून के समक्ष समता रखना ये दोस्तों हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देना, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर समता का अधिकार आर्टिकल हमारा 14 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि समता का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर अस्पृश्यता को बढ़ावा ना देना, ये हमारा आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल हमारा 17 में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखा इस्तेमाल ना करना, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर देश की रक्षा तथा आह्वान किए जाने पर देश या राष्ट्र की सेवा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी।
243 का हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया करा 1934 ईस्वी में, कब 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मुस्लिम लीग की जो है मुस्लिम लीग का जो है मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन 1934 के बाद में बन गया? ऑप्शन ए में दिया करा है महात्मा गांधी या मौलाना आज़ाद या बादशाह खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद जो है मुस्लिम लीग के जो है 1934 ईस्वी के बाद प्रवक्ता बन गए। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि जो है ये दोनों क्वेश्चन अगली उसमें सीट में दिखाई देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया करा है कि यहाँ पर करा है जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया करा है मगध या कौशल या इधर ऊपर दिया हुआ है कौशल या वत्स या अंग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। मगध जो है ये एक जो है माना जाना क्या था? माना जाना एक महाजनपद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर देख लेते हैं। और उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है जाने माने वर्णों के चौथे स्थान पर था? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन इंदा शूद्र या क्षत्रिय या ब्राह्मण या यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया होगा वैश्य। क्या दिया होगा? वैश्य। वैश्य का मतलब होता है बनिया। दोस्तों यहाँ पर शूद्र जो है चौथे स्थान पर इसे रखा गया था। दोस्तों नंबर 1 पर रखा हुआ था ब्राह्मण जो कि लोग कहते हैं, इसमें जो है कथाओं में माना जाता है कि ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु के जो है कहाँ से मुख से पैदा हुआ था, और क्षत्रिय उनके भुजाओं से, और वैश्य जो है उनके जंघाओं से, और जो शूद्र उनके पैरों से पैदा हुआ था। इसलिए दोस्तों ये जो है 4 वर्ड जो है हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप सभी को ये जो है हमारे 4 वर्ड पुरुष सूक्त देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में देकर लाला लाजपत राय या जो है महात्मा गांधी या ज्योतिबा राव फुले या जो है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना ये हमारे 1875 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। कब की? दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगला ऑप्शन दिया हुआ हमारा कर रहा है कि जो है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तिकाएं कौन कौन सी हैं? महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तिका जैसे बात करते हैं हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो है किसकी प्रमुख पुस्तकें हैं? यह जो है महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत जो है 1829 में, कब? 1829 में जो है सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय जी ने करवाया था, विलियम बेंटिक के कार्यकाल के समय। दोस्तों राजा राम मोहन राय की एक जो है प्रमुख पत्रिका है, इसका नाम क्या है? संवाद कौमुदी जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है। कौन सी? संवाद कौमुदी जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दिया गया भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? आप उत्तरी मैदान जो है ऑप्शन ए में देगा जलोढ़ मृदा से, या ऑप्शन बी में दिया काली मृदा से, या ऑप्शन सी में दिया लेटेराइट मृदा से, या ऑप्शन डी में दिया है शुष्क मृदा से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मृदा जो है उत्तरी मैदानों में जो है कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। काली जो है मृदा, इसे किस नाम से और जानते हैं? इसे जो है रेगुर मृदा, किसके नाम से? रेगुर मृदा या काली मृदा या जो है कपासी मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं। किसके नाम से? इसे जो है किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। बात करते हैं दोस्तों कपास के उत्पादन की। दोस्तों कपास के उत्पादन में जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट स्थान पर है। किसके? वेस्ट बंगाल जो है जूट के उत्पादन में, जहाँ पर जूट के उत्पादन में हमारा कौन है? वेस्ट बंगाल। और बात करते हैं कपास के उत्पादन में दोस्तों ये हमारा गुजरात फर्स्ट स्थान पर है। बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, इसमें जो है काफ़ी का उत्पादन लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी हद तक किया जाता है।
जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में गन्ना है, गेहूँ है और चावल है, इसमें इनका अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखकर अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर, लगभग कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए में देकर 7800 7800 किलोमीटर, या 9328 किलोमीटर, या 9658 किलोमीटर, या 7516 किलोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में हमारा दे देता है कि 7515.5 किलोमीटर भी कहीं कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों 15.5 हो या 7515 हो, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, या तो इधर या तो उधर 500 मीटर का कोई डिफरेंस माना नहीं जाएगा। जो ऑप्शन में सटीक दिखे आप सभी को उसी ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7516 किलोमीटर जो है ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया करा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? दोस्तों कौन सा जो है इसका संबंध जो है जलवायु के नियंत्रण से नहीं है? ऑप्शन देखो, समुद्र से दूरी। दोस्तों समुद्र से डिस्टेंस जो है ये भी हमारा मायने रखता है कि जलवायु किस तरह से हमारी होगी। यहाँ पर दिया कर मानव प्रभाव, मानव कहीं भी रहे उससे जलवायु से कोई संबंध नहीं है, वो जलवायु को कोई कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। अक्षांश ये भी हमारा मायने रखता है, और समुद्री जलधाराएं ये भी मायने रखती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि किस दिशा में भारत जो है, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? किस दिशा में भारत जो है वलित पर्वत से घिरा हुआ है? दोस्तों ऑप्शन ए में देख कर रहा है कि पश्चिम में, या उत्तर पश्चिम में, या उत्तर में, या उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये वलित पर्वत जो है, भारत जो है वलित पर्वत से पश्चिम ओर से घिरा है। किस ओर से घिरा है? सही नहीं घिरा है। ये दोस्तों अक्सर हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए, आप सभी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। या पता नहीं तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, वैसे भी हमने किया, हम जो है नहीं देख पाए। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, और हम लोग इसी के चक्कर में क्या करते हैं, अपना एक क्वेश्चन गंवा देते हैं। एक क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन मेरे पास से गया और 0.25 नंबर मेरे पास से चला गया, मतलब मेरे पास 1.25 नंबर मेरा चला जाएगा। इससे जो है कट ऑफ से जब कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन लगाई जाती है तो वहाँ पर 0.025 या 0.005 नंबर भी मायने रखता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो है बहुत ही सटीकता से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर दिया कर निम्न कर किस दिशा में जो है भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पश्चिम दिशा से जो है ये भारत जो है वलित पर्वत से घिरा नहीं है। उत्तर पश्चिम से, उत्तर से उत्तर पूर्व तीनों ओर से वलित पर्वत से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? ऑप्शन ए में दिया कर 100, या 111, या 311, या 411। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। भारत में जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय, दिहांग घाटी के बाद हिमालय की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? दोस्तों यहाँ पर करा है शिवालिक के नाम से, या पीर पंजाल, या हिमाचल के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऊपर दिया है, या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ कि अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, चुंबकीय वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती हैं? देखो ऑप्शन ए में दिया करा है कि एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। अगला दिया हुआ करा एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न दिया करा सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं दोस्तों, ये दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ करा कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियाँ, एक समतल दर्पण द्वारा छवियाँ जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? दोस्तों ऑप्शन ए देकर वास्तविक प्रतिबिंब, या रियल, या आभासी यानी वर्चुअल, या काल्पनिक यानी इमेजिनरी, या जो है डुप्लीकेट यानी प्रतिरूप। तो दोस्तों जो है किस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों काल्पनिक जो है आभासी यानी वर्चुअल रूप में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो है प्रतिबिंब को जो है आभासी रूप में
स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों? इस यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर लिथियम या सोडियम या मैग्नीशियम या दोस्तों फ्लोरीन दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है ये हमारा क्या कैसा है? ये हमारा ऋणात्मक तत्व है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है यहाँ पर, करा निम्नलिखित में से कौन जो है कैपिलरी एक्शन का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा कैपिलरी जो है एक्शन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया करा कि घास में पानी का ऊपर बढ़ना, या अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, या साबुन के बुलबुले का निर्माण, या जो है ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन के बुलबुले का निर्माण। ये जो हमारा कैपिलरी जो है का प्रभाव, कैपिलरी एक्शन का प्रभाव नहीं है। दोस्तों जो है साबुन के बुलबुले उठते हैं, जिसमें साबुन से हमारे कपड़े साफ होते हैं दोस्तों, ये हमारे उसके घनत्व उसका कम कर देते हैं, तो इसलिए हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? किसमें ले सकता है? ऑप्शन देकर विस्थापन में, या निराकरण में, या पृथक्करण में, या रेडॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडॉक्स में जो है प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। एक रासायनिक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील वाली धातु एक कम प्रतिक्रियाशील वाली धातु की जगह विस्थापन में ले लेता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को कहते हैं? कीटों के जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए नली के संजाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया श्वास नली ट्रेकिया, या श्वास रंध्रनी स्पाइकल, या श्वास श्वसनी दिया हुआ है यानी ब्राइकाई, या नलिका यानी ट्यूब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए श्वास नली जो है ये कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु के संजाल को कहते हैं। अगला प्रश्न यह बताएगा, पॉलीथीन व पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन व पीवीसी के दोस्तों कुछ उदाहरण यानी थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, या थर्मोप्लास्टिक, या एक्रिलिक, या कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्मोप्लास्टिक जो है ये पॉलीथीन तथा पीवीसी तथा थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। किसके? पॉलीथीन तथा पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद स्ट्रेटोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण किया जाता है? ऑप्शन ए में अगर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है, या जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या परिवहन के द्वारा, या वाष्पीकरण के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जो है पौधों की जो है पत्तियों में जो है रंध्र मौजूद होते हैं, उनके द्वारा पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जो है रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक, वातानुकूल यानी कि एसी तथा एरोसॉल जो है स्प्रे के उपयोग करने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक होते हैं? ऑप्शन ए में देखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रस डाइऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ कर रहा है कि मीथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन सी? CFC गैस जो है ये हमारी जो है क्या करती है? वायु प्रदूषण में जो है बहुत ही हानिकारक पहुंचाती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ओजोन जो है O3 ये जो है लेयर हमारे वायुमंडल में है। ये जो है कुछ लोग मानते हैं 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में है। कुछ लोग इसे जो है हमें समताप मंडल में मानते हैं कि समताप मंडल में ये पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ये ओजोन परत है जो हमारे सूर्य की किरण जो आती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट वेव, कौन सी? अल्ट्रा वायलेट जो है वेव जो आती हैं हमारे पृथ्वी पर, ये जो है इनको ओजोन जो है एक ओजोन गैस की लेयर है, ये अल्ट्रा वायलेट वेव को आने से रोकती है। जो CFC गैस होती है ये जो ऊपर जाकर के अल्ट्रा वायलेट वेव के जो है अल्ट्रा वायलेट वेव जो है ये पराबैंगनी किरणें सूर्य की हैं जो है इन किरणों से बचाती है। और जो O3 जो है इसकी लेयर को जो है CFC तोड़ रही है। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की जो है लेयर को तोड़ रही है, जिससे ये जो अल्ट्रा वायलेट वेव है जो पृथ्वी पर आ सकती हैं, जिससे हमारे शरीर में जो है स्किन कैंसर हो सकता है। कौन सा? स्किन कैंसर हो सकता है।
तो दोस्तों CFC पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसकी जगह अन्य गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कह रहा है कि जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में देकर है कि समदाबी या असहभोजिता या समस्थापन या सहजीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, समस्थापन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखकर सोफिया नामक रोबोट को तैयार करने वाला पहला देश कौन है। सोफिया नाम का जो है रोबोट है उसे सबसे पहले तैयार करने वाला देश कौन सा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साउथ अरेबिया जो है उस समय तैयार उसने किया था। ये करंट का क्वेश्चन उस समय का था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है कि 2017 में 51वें राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना की घोषणा की थी। ऑप्शन ए में देकर साक्षर भारत या जो है स्कूल भारत या जो है स्कूल प्रकाश या स्कूल चलो अभियान या शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया था। दोस्तों बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये जो है ऐसे मौलिक अधिकार जो है ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2002 के द्वारा इसे जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जो है इसे शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि 2017 में महिला हॉकी एशिया कप का निर्णायक मैच कहाँ खेला गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काकामिर घर जापान में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री LPG योजना का लोकार्पण किया गया है। दोस्तों गुजरात से इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जो है LPG पंचायत योजना का लोकार्पण किया गया था। यहाँ पर देखकर महिलाओं की एकल वर्ग में 2017 में US ओपन टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन है। दोस्तों ये हमारी थी स्लोन स्टीफन्स थी। दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि दोस्तों कि 2017 में US ओपन यानी जो टेनिस की खिताब है ये जो हमारे बात करते हैं दोस्तों US ओपन हो गया, US ओपन हो गया, विमल्डन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये दोस्तों फ्रेंच ओपन हो गया, ये दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो है ये हमें तैयार जरूर ही कर लेना। करंट में जो ये इनसे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल संभावना, एक संभावना होती है, एक प्रबल संभावना है। बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कनाडा की जो है ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित की है। किस तरह से विकसित की है, यहाँ पर दिया गया है कि बाढ़ रोधी या भूकंप रोधी एक लेयर उन लोगों ने विकसित की। कैसी भूकंप रोधी जो है लेयर उन लोगों ने विकसित की है। अगला प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हमारा ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन इसे भी हो सकता है काम का हो। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि अक्टूबर 2017 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है 14वां सार्कला सम्मेलन की मेज़बानी की थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका ने इसकी मेज़बानी की थी। किसने की थी, इसकी मेज़बानी हमारी श्रीलंका ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये सारे करंट के क्वेश्चन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि जो है 2017 जो है किसने अपने पड़ोसी देश के साथ भारत ने जून 2017 में प्रत्यक्ष हवाई माल गलियारे की स्थापना की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान ने। यहाँ पर अगला प्रश्न देकर है कि अक्टूबर 2017 में करदाताओं को निम्नलिखित में से किस फॉर्म को अंतिम रूप से देने की अनुमति के लिए सुविधा तथा कर वस्तु एवं सेवा कर समूह के लिए एक ऑफलाइन सुविधा तैयार की। दोस्तों ये हमारा GSTR 3B ने इसे तैयार किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कर रहा है कि जो है कह रहा है कि 2017 में निरसशक्तिकरण स्त्रीकरण का विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए कौन चुना गया। तो दोस्तों ये मनमोहन सिंह जो है निरसशक्तिकरण के लिए चुने गए थे। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि जो है किस देश के साथ भारत ने 28 सितंबर 2017 को स्वास्थ्य क्षेत्र में के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक अभिलाषा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाव्रत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला गांव
ग्राम का नाम कौन सा है? ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन इको ग्राम ये था। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, यहाँ पर कह रहा है अक्टूबर 2017 में भारत ने जापान के साथ के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी इंटरनल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर इसके हस्ताक्षर किए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मतलब कह रहा है कि ये हमारे सारे करंट के क्वेश्चन थे। यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है कि किस राज्य में जुलाई 2017 में पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए 12 घंटों में 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में जो है पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 12 घंटे में 6 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 6 करोड़ पौधे जो है ये कब लगाए थे? 12 घंटे के अंतर्गत 6 करोड़ पौधे कब लगाए गए थे? 2017 में, जुलाई 2017 में लगाए गए थे। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया करा हैंडीकैप इंटरनेशनल का सर्वप्रथम सद्भावना राजदूत कौन है? इसका राइट आंसर था हमारा नेमार। अगला प्रश्न दिया करा ड्रोन द्वारा व्यावसायिक वितरण सेवा देने वाला विश्व का प्रथम स्थान कौन था? ये हमारा कौन था? ये हमारा रेकजैविक आइसलैंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया करा कि ओडिशा सरकार ने 1 नवंबर 2017 को लुप्त प्राय ओलिवर रिडले समुद्री कछुआ की रक्षा के लिए समुद्री मछली पकड़ने की गतिविधियों पर कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया? तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 7 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में फिलीपींस आधारित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी जो है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ करा है कि दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति सियर आयल क्रिस्टल 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश के निवासी थे? दोस्तों ये हमारे कहाँ के निवासी थे? ये हमारे इजराइल के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये हमारे इजराइल के निवासी थे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? कितनी भाज्य संख्या? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में नहीं यहीं देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी जो है कितनी भाज्य संख्या है? 11 भाज्य संख्या हमारी हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं आज क्लास का अंत करते हैं। दोस्तों आप सभी को यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों इसी हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी जो है इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाएं। आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए एक प्रश्न हमने दे रखा है, उस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।